आ रही आवाज बेटा? यस सर। हाँ जी सर। चलो, हमने बेटा कल कोलॉइड्स स्टार्ट किए थे और कोलॉइड्स में राजे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स स्टार्ट किया था, जिसमें 3 टाइप की क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी। पहली थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जिसके बेसिस पे बेटा हमने ये 8 डिफरेंट टाइप्स के कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें बेटा 2 का नाम तो सेम है, सॉलिड सोल। बट उस केस में बेटा जैसे अब अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो कौन सा टाइप ऑफ कोलॉइड बनेगा, तो आप इसका आंसर भी सॉलिड सोल देंगे और इधर भी आप आंसर गैस इन सॉलिड का भी सॉलिड सोल एग्जाम्पल देंगे। तो बाकी जो है बाकी के और टाइप्स हैं, मैंने कल इनके बारे में आपके साथ डिस्कशन किया, इनके आपको एग्जाम्पल्स और ये टेबल आना चाहिए। अगला था इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे। अगर इंटरैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स की मीडियम के साथ, तो वो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। और जहां वेयर देयर इज नो और वेरी लिटिल एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, वो बेटा लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं। और लायोफिलिक को हमने रिवर्सिबल कोलॉइड्स भी बोला था और लायोफोबिक को हम इरिवर्सिबल कोलॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड्स के अगर कंपोनेंट्स को आप सेपरेट भी कर दो तो फिर से मिक्स करके सिंपली आप उनको बना सकते हो, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स को बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो इजीली नहीं बन पाते, रादर वो इजीली कोएगुलेट ज़रूर हो जाएंगे। कोएगुलेशन का मतलब होता है जब आप डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को मीडियम से अलग करके नीचे प्रेसिपिटेट करा दो, तो वो इजी हो जाती है लायोफोबिक कोलॉइड्स की। रीजन बिकॉज फेज और मीडियम के बीच में एफिनिटी बहुत कम है या नहीं है, तो वो एफिनिटी ना होने के कारण आप फेज पार्टिकल्स को मीडियम से सेपरेट करके नीचे सस्पेंड कर सकते हो। तो इनके लिए जो है स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत होती है, बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है और ये बड़े इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स को डिस्पर्स कराने कोएगुलेट कराने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं और ये easily coagulate नहीं होते, but they are reversible in nature also, they can easily be formed again, so stable होते हैं और दोबारा बनाए भी जा सकते हैं और they cannot be easily coagulated। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स के बीच में किए। उसके बाद बेटा मैंने आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट से नहीं करवाया था, वो थे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। तो आपको याद होगा मैंने आपको बेटा 3 टाइप के ये करवाए थे, एक मल्टी मॉलिकुलर, एक मैक्रोमॉलिकुलर और एक एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो मल्टी मॉलिकुलर और मैक्रोमॉलिकुलर कोलॉइड्स में बेसिकली डिफरेंस क्या था कि मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड में इंडिविजुअल पार्टिकल साइज जो है वो बेटा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, और बट जब ऐसे काफ़ी सारे एग्रीगेट हो जाएंगे छोटे पार्टिकल्स और एक ऐसा बड़ा पार्टिकल बना लेंगे जो कोलॉइडल रेंज में जिसका साइज आ जाएगा, तो वो मल्टी मल्टी मीन्स मैनी, काफ़ी सारे पार्टिकल्स ने मिल के एक बड़ा पार्टिकल बनाया जो कि कोलॉइडल रेंज में जिसका साइज है, तो वो मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स हैं। आपको बेटा एग्जाम्पल पता होने चाहिए, गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ठीक है, इसमें तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं S8 के, तो जाके वो एक सोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कोलॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स वो कोलॉइड्स हैं जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज ही बड़ा है और वो अपने आप में ही कोलॉइडल रेंज में है, यहाँ एग्रीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दे आर मैक्रोमोलिकुलर एंड दे आर क्वाइट स्टेबल। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि अपने आप में ही एक सिंगल पार्टिकल कोलॉइडल रेंज में है, काफ़ी सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा नहीं करना पड़ा, एग्रीगेट नहीं कराना पड़ा। सो दे रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशंस आल्सो इन मेनी रिस्पेक्ट्स, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में भी सिंगल सिंगल पार्टिकल होते हैं, यहाँ भी सिंगल सिंगल पार्टिकल। एग्जाम्पल्स हैं नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, ये सारे जो हैं ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं। या फिर पॉलीमर्स जितने भी हैं, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। बोलो मयंक बेटा कुछ पूछना चाहते हो? सर गोल्ड सोल क्या होता है? गोल्ड सोल क्या होता है बेटा? गोल्ड का कोलॉइड
नहीं सर, गोल्ड का कोलॉइड किस में ये नहीं क्लियर समझ आया। 5-7 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बढ़ूं आगे? यस सर। तो राज, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? ग्राफ टेम्परेचर बता दो एक बार क्या होता है। ये चीज बेटा, ग्राफ टेम्परेचर बेटा वो तो भी आ रहा हूँ ना उस पे। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिनको हमने मिसल्स भी बोला था बेटा, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो लो कंसेंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, बट एट अ सर्टेन हायर कंसेंट्रेशन दे शो कोलॉइडल बिहेवियर। तो यहाँ भी एग्रीगेशन होती है, बट एक सर्टेन हायर कंसेंट्रेशन पे जाके होती है। तो इनको इसीलिए अलग कैटेगरी में रखा है हमने, एसोसिएटेड कोलॉइड्स या मिसल्स। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है। उस टेम्परेचर को, जो कि अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, ये कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता सबके लिए, बट अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। जिस टेम्परेचर पे मिसल फॉर्मेशन फेवरेबल हो उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और जिस कंसेंट्रेशन पे मिसल फॉर्म होता है उसको क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन यानी कि CMC बोलते हैं। एंड अगर हम इनको डाइल्यूट कर दें तो ये वापस फिर से इलेक्ट्रो, यानी कि डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन आपने कम कर दी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है कि a missile या an associated colloid can be converted back to a true solution। जब वो वापस इंडिविजुअल आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा तो एक आयनिक सॉलिड का पानी में सॉल्यूशन क्या होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो कोलॉइड नहीं होता। तो an associated colloid can be converted back to a true solution by simply diluting it। आप उसको डाइल्यूट कर दो, आप उसको क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन के बिलो ले आओ कंसेंट्रेशन को, वो वापस से क्या बन जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। बेटा समझ में आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर है? सबको पता चल रहा है? Yes, sir. तो ये सारे बेटा बड़े ही इंपॉर्टेंट, देखो टेक्स्ट में से चीजें निकल के आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं फाइनली। या हम बात कर रहे थे बेटा, जितने सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं बेटा वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसेंट्रेशन इज 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर। ये वैल्यू याद रखना बेटा सोप्स के लिए। These colloids have both lyophobic and lyophilic parts। आपको पता ही है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। जैसे ये सोडियम स्टीयरेट का एग्जाम्पल, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है ये क्या होगी बेटा, ये नॉन पोलर चेन है। तो नॉन पोलर का मतलब ये हाइड्रोफोबिक होगी टेल, और ये जिस पे नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइज है, तो ये पूरा ग्रुप क्या है, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड। तो मिसल कैसे बनता है, हाइड्रोफिलिक हेड किससे इंटरैक्ट करेगा, वाटर से, और हाइड्रोफोबिक टेल किससे इंटरैक्ट करेगी, ऑयल से। ऐसे ही होता है बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ऑयल नॉन पोलर है, उनके साथ नॉन पोलर पार्ट इंटरेक्ट करेगा, और पोलर के साथ वाटर के साथ ये हाइड्रोफिलिक हेड। तो दिस इज हाउ मिसल इज फॉर्म। बेटा बेसिकली जब एसोसिएटेड कोलॉइड बनता है, एक मिसल फॉर्म होता है, तो साथ के साथ बेटा इमल्शन भी फॉर्म होता है। कल आपको याद होगा जो पहली क्लासिफिकेशन थी उसमें एक और थी लिक्विड इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलॉइड्स को क्या बोलते हैं, इमल्शंस। अब ये इमल्शंस दो टाइप के होते हैं बेटा, याद रखना, इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये वैसे तो आपके अब एनसीईआरटी ने लास्ट वाला एक इमल्शंस का टॉपिक था जो डेडिकेटेड इमल्शंस के ऊपर ही था, उसको डिलीट कर दिया है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए पता होना चाहिए। एक होते हैं बेटा
ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस और एक होते हैं बेटा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस। ये ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में क्या फर्क हो सकता है? देखो किसी भी कोलॉइड के दो हिस्से होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। यस और नो बेटा? Yes, sir. तो अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है, फेज इन मीडियम होता है हमेशा, तो अगर डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है और वो वाटर में स्प्रेड है तो वो ऑयल इन वाटर टाइप हो गया, और अगर डिस्पर्स्ड फेज वाटर है और वो ऑयल में मिक्स्ड है, मीडियम ऑयल है, तो वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन हो गया। तो बेटा यहाँ पे भी एक इमल्शन बन रहा है। जब ऑयल इन वाटर, जब आप ऑयल को वाटर में मिक्स करना चाहते हो, वाटर लार्ज अमाउंट में है, ऑयल कपड़े के ऊपर जब क्लींजिंग एक्शन करना है तो ये ऑयल ड्रॉपलेट है। सी, दिस इज द ऑयल ड्रॉपलेट. So you have to separate this oil droplet. What this soap particle will do, इसका जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो ऑयल के बीच में एम्बेड हो जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बेटा वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे बीच में एक देखो, इमल्शंस आर लायोफोबिक कोलॉइड्स। ऑयल और वाटर में कोई एफिनिटी होती है बेटा ज्यादा एज सच? ऑयल और वाटर में इज देयर एनी एफिनिटी बेटा? No, sir. No, sir. नहीं, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता। बट ऑयल वाटर में कब मिक्स होता है? जब आप उसमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट, जिसको इमल्सिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं, जैसे कि सोप या डिटर्जेंट मिक्स करते हो। जब आप ऑयल और, तो आपको याद होगा कल हम, अभी भी मैं रिवाइज करवा रहा था आपको, लायोफोबिक कोलॉइड्स को सिंपली मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता। क्या आप एक बॉटल में पानी लेके उसमें एक ऑयल का स्पून डाल दो और उसको अच्छे से शेक करो, तो क्या ऑयल वाटर में मिक्स हो जाएगा? कुछ फ्रैक्शन के लिए, थोड़े से टाइम के लिए छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स पानी में जाएंगी, बट आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे कि ऑयल ऊपर एक लेयर बना के सेटल हो जाएगा, ऊपर और नीचे पानी सेपरेट हो जाएंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा लेयर बना के और पानी नीचे होगा। ऐसे ही होता है बेटा? ऐसे ही होता है बेटा? ऑयल लेयर बना के ऊपर रह जाता है और पानी नीचे। Yes, Yes, sir. Yes, sir. आपने मिक्स करना हो तो क्या करो, आप उसमें कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोप या डिटर्जेंट डाल दो और फिर शेक करो, तो आप देखो वहां पे एक झाग बन जाएगा, लेदर बन जाएगा, मिसल बन जाएगा, और फिर वो ऑयल पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शन है, इमल्शन जो कि एक लायोफोबिक कोलॉइड है, इसको बनाने के लिए आपको एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत है, और वो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। वो ये सोप या डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल काम कर रहा है। तो ये बेटा, ये क्वेश्चन ना आज से काफी साल पहले बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्यूरिंग missile formation also accompanies emulsification, justify। तो बेटा आप ये देखो सारा कुछ इकट्ठे हो रहा है। जो जब मिसल बनेगा तो मिसल बन के क्या होना है, बेसिकली उसने ऑयल और वाटर को मिक्स करवाना है। तो ऑयल और वाटर जब मिक्स होगा तो एक इमल्शन प्रिपेयर होगा, जिसको हम इमल्सिफिकेशन, द प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इज इट क्लियर पुत्र? Is it clear beta? Yes, sir. Thus soap helps in emulsification and washing away of oils and fats. So the negatively charged sheath around the globules prevents them from coming together and forming aggregates. ये देखो, ये एक dispersed phase particle बन गया आपका उस emulsion में, और ऐसे ही बाकी सारे भी होंगे। तो सब पे बेसिकली बेटा जो आउटर शेथ है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा सारे पार्टिकल्स पे, जब सारे मिसल बन जाएंगे।
और ये नेगेटिव चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होगा सिमिलर चार्ज, ताकि इनमें रिपल्शंस रहें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और रिपल्शंस के कारण जब ये दूर रहेंगे तो ये डिस्पर्स्ड रहेंगे, और डिस्पर्स्ड रहेंगे तब तक वो कोलॉइड रहेंगे। मूवमेंट ये नेगेटिव चार्ज को अगर आप रिमूव करवा दें किसी तरीके से तो वो कोएगुलेट होके नीचे बैठ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर पुत्र? इफ समबडी आस्क यू कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ मिसाइल, ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ मिसाइल, तो आंसर ये लास्ट लाइन होगी, द नेगेटिवली चार्ज शेथ अराउंड द ग्लोब्यूल्स प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड दैट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द मिसाइल। ठीक है बच्चे? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है राजे, वो है प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब प्रेपरेशन में आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जितने भी हम मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं, ये मेथड्स दे आर प्रेपरेशन ऑफ एक्चुअल में लायोफोबिक कोलॉइड्स। रीजन, lyophilic colloids do not require any special method of preparation because there is strong affinity between dispersed phase and dispersion medium. The two can be simply mixed, shaken, तो आपको जो है वो कोलॉइड मिल जाएगा, आपको कोई सेपरेट मेथड की जरूरत नहीं है। बट लायोफोबिक कोलॉइड्स में क्योंकि फोबिक है, एफिनिटी नहीं है, तो इनको बनाने के लिए आपको स्पेशल मेथड्स चाहिए, जिनमें पहला मेथड है केमिकल मेथड, केमिकली। एंड केमिकली इफ यू केयरफुली सी, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हर एक टाइप का रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड। सो ये अब आपको डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ये चारों टर्म्स क्लियर है बेटा? आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको ये टर्म्स क्लियर ना हो? एनीबडी? बेटा एक्चुअल में तो देखो ना ऑक्सीडेशन अकेले होती है ना रिडक्शन, है तो दोनों रिडॉक्स रिएक्शन ही। बट बेटा यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो सोल प्रिपेयर करना है, वो सोल एक्चुअल में उसमें जिस मटेरियल, जिस एलिमेंट का वो सोल बन रहा है, उसका क्या हो रहा है। ओवरऑल तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होनी है, बट जैसे अगर मुझे गोल्ड सोल बनाना है, अभी मयंक पूछ रहा था शायद कि सर गोल्ड सोल किस में कैसे बनेगा, तो मयंक अब दिख रहा है गोल्ड सोल कैसे बन रहा है? Yes, sir. तो यहाँ गोल्ड बेसिकली रिड्यूस हो रहा है, नो डाउट कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। कार्बन यहाँ बेटा जी आपका डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ डबली बॉन्डेड के साथ एक सिंगली बॉन्डेड भी है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तभी गोल्ड की आपके रिडक्शन हो रही है। तो बेटा यहाँ गोल्ड रिड्यूस होके सोल बन रहा है, और यहाँ सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज होके -2 से 0, ये सल्फर जो है वो ये वाला पार्ट होता है सल्फर का, SO2 वाला सल्फर नहीं, ये वाला सल्फर जो है एक्चुअल में ये आपका ऑक्सीडाइज होके ये बनता है। बात क्लियर हो रही है बेटा? ऐसे ही FeCl3 हाइड्रोलिसिस होके आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यहाँ डबल डिकम्पोजिशन से आपको आर्सेनिक सल्फाइड सोल मिलेगा। You have nothing to do in these reactions. You have to simply learn these 4 reactions. That's it. इसके अलावा और कई सैकड़ों रिएक्शंस में सोल बनते हैं, बट आपको जो है वो ये 4 ही याद रखने हैं बस, दैट्स इट। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन aqueous solution of formaldehyde is added to auric chloride, या फिर what happens when H2S is passed through SO2, what happens when H2S is passed through arsenic oxide, तो आपका आंसर क्या होगा? what happens में ये वाले सोल फॉर्म होंगे। क्लियर है बच्चे? बढ़े आगे? Yes, sir. अब बेटा यहाँ पे जो अगला मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिग्स आर्क मेथड। बेटा अब ध्यान से समझना,
हमने बनाना है एक कोलॉइड। तो कोलॉइड बेटा हम ट्रू सॉल्यूशन से भी बना सकते हैं, कोलॉइड हम सस्पेंशन से भी बना सकते हैं। अगर मेरे को कोलॉइड बनाना है फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन, तो मुझे पार्टिकल साइज बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? शाबाश। बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। और अगर सस्पेंशन से बनाना है तो? रिड्यूस। क्योंकि मुझे 1000 नैनोमीटर से कम करके 1 to 1000 की रेंज में लेके आना है, और यहाँ 1 नैनोमीटर से साइज को बढ़ा के उसको 1 to 1000 की रेंज में लेके आना है। तो इन मेथड्स को एग्रीगेशन मेथड्स बोलते हैं। एग्रीगेशन मींस आपको बड़े करने हैं पार्टिकल्स, और इन मेथड्स को जब आप सस्पेंशन से बनाते हो तो इसको डिसइंटीग्रेशन मेथड्स बोलते हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? Yes, sir. तो हमने सस्पेंशन से जब कोलॉइड बनाना है तो हमने बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करके डिसइंटीग्रेट करके कोलॉइड फॉर्म करना है। तो बेटा जो ये डिसइंटीग्रेशन मेथड है, इसमें बेसिकली पहले डिसइंटीग्रेशन होगी जिसको डिस्पर्जन बोलते हैं, बाद में कंडेंसेशन होगी। देखो पहले हम एग्जांपल्स पढ़ लें। मेटल्स के जितने सोल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा, जैसे गोल्ड अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये ऐसे भी बनता है, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर सोल। अगर यहाँ तो गोल्ड सोल मैंने गोल्ड क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट से बनाया था, हाँ या ना? बट अगर मैं आपको एक गोल्ड का इलेक्ट्रोड दे दूं और उससे बोलूं कि बेटा आप इससे बनाओ एक सोल, तो आपके पास गोल्ड क्लोराइड नहीं है, गोल्ड है। तो गोल्ड इलेक्ट्रोड से जब आपने इसको बनाना है तो फिर यू विल यूज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। बिजली के साथ हम पार्टिकल साइज छोटा करेंगे, बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना के सेपरेट करवाएंगे। देखो इसको कैसे कराते हैं बेटा। अब इस यूनिट में ना ये डायग्राम्स बहुत सारे हैं, देख रहे हो? ये फिगर्स को देख रहे हो बेटा? पेपर में बड़े आराम से आपको सिर्फ फिगर आ जाएगी और आपसे पूछेगा कि विच प्रोसेस इज डिपिक्टेड इन दिस फिगर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रोसेस डिपिक्टेड है। जिस मेटल का मुझे सोल बनाना है उसके मैं बेटा इलेक्ट्रोड्स ले लूंगा। ये देख रहे हो बेटा, 2 इलेक्ट्रोड्स? थोड़ा हाँ ना बोलना। Yes, sir. यस सर। और Yes, इन sir. 2 इलेक्ट्रोड्स को हम बेटा स्लांटिंग पोजीशन में लेंगे ताकि ये नीचे से हल्का सा एक दूसरे को टिप्स टच करें, और बाहर से बेटा, और मैं इनको जो डिजायर्ड, अब सोल बनाना है तो सोल में 2 चीजें होंगी, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। फेज तो मैं इस मेटल का बनाना चाहता हूँ, जिस मीडियम को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उसमें मैं इसको डिप कर दूंगा। और बाहर बेटा हम एक आइस बाथ लेंगे। ये जो बाहर है एक आइस बाथ है जिसमें हमने इसको डिप कर दिया। समझ रहे हो बेटा? अरेंजमेंट को समझ गए? यस सर। अब जब मैं ऊपर से करंट पास कराऊंगा, इसका ये सर्किट जोड़ के करंट पास होगा, तो जब 2 इलेक्ट्रोड्स आपस में टच करेंगे बेटा, यहां स्पार्क प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा जहां ये टच कर रहे हैं? सम स्पार्क विल बी प्रोड्यूस्ड। Yes, यस sir. सर। उस स्पार्किंग के कारण हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी बेटा? ठीक है, इंटेंस हीट। और वो हीट से ये मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोड से इवेपोरेट होके बाहर बिखरेंगे, और जैसे ही वो इवेपोरेट होंगे, पहले डिसइंटेग्रेट होंगे, डिस्पर्स होंगे, बाहर बेटा आइस बाथ पड़ा है। Yes, sir. उस आइस के प्रेजेंस में ये कूल होके सॉलिडिफाई हो जाएंगे। पहले तो वेपर्स बन के बाहर निकलेंगे, ये मेटल वेपराइज होके बाहर निकलेगा। देखो टेक्स्ट में रीडिंग करो साथ में,
जो कि फिर फटाफट कंडेंस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द आइस बाथ। उसकी कूलिंग के कारण वो पार्टिकल्स जो हैं वो कंडेंस होके सॉलिडिफाई होके वेपर्स जो हैं वो सॉलिडिफाई होके बिखर जाएंगे और वो कोलॉइडल रेंज के होंगे। हाँ जी मयंक बोलो। सर बट हम जानते हैं कि मेटल्स का वेपर पॉइंट जो होता है कितना ज़्यादा होता है उनका। सर तो किस तरह सर हम उनको वेपराइज कर सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक स्पार्क पास प्रोड्यूस करके? या इंटेंस हीट जनरेट होनी है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितनी वोल्ट की बैटरी लगाओगे। जितनी ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा दोगे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मेटेलिक बॉन्ड को ही तोड़ना है। ओके सर। इट डिपेंड्स ना, यहाँ आप कितने वोल्टेज की बैटरी यूज करते हो उस हिसाब से हीट जनरेट कर लो। वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, वो बाहर कूल होके बीच में जो है वो डिस्पर्स होके बिखर जाएंगे और आपका कोलॉइड बन जाएगा। समझ में आई बात बेटा? यस सर। Yes, sir. एक मेथड और करा के फिर मैं आपको बेटा ये साथ के साथ रिवाइज करवाता हूँ दोबारा से। अगला मेथड है पेप्टाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट में से जो पूछा जाता है। पेप्टाइजेशन बेटा इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। मैं यहाँ एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ जो कि आपने डेफिनेशन में ऐड करना है। कन्वर्टिंग अ क्या लिखा है बेटा? Converting a freshly prepared precipitate into colloidal soul by adding a small amount of, और यहां भी मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, suitable electrolyte. The process of converting a freshly prepared precipitate. Beta, what do you mean by a precipitate? बेटा प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? सर जो चीज़ सेटल हो जाती है बॉटम पे उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। हाँ, जो जब मान लो आपने कोई रिएक्शन कराया किसी टेस्ट ट्यूब में, तो उस टेस्ट ट्यूब में नीचे या बीकर में नीचे जाके सेटल हो गए कुछ पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के, और वो सेटल कब होंगे? बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि वो एक काइंड ऑफ सस्पेंशन होगा। कैन वी से दिस? यस सर। काफी सारे पार्टिकल्स ऐसे एग्रीगेट होके सस्पेंड हो जाते हैं नीचे। तो ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है जिसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स, मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड के। सो ये सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं जो कि बेटा बनाने में छोटे बड़े बन गए हैं साइज में और शेप में डिफरेंट थोड़े थोड़े से, बट उसकी टेंशन ना लेना। तो ये हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हैं किसके? फेरिक हाइड्रोक्साइड के। ये सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं राजे बोलो? FeOH होल थ्राइस। अब ये सारी मैं सबको लेबल नहीं करूंगा। अगर मैं इसमें फेरिक क्लोराइड डाल दूं
बेटा अभी मैंने वहां साइड पे एक एडिशन की है, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो सूटेबल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड करना है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट, और यू मस्ट से कि इट मस्ट हैव वन, एटलीस्ट ना कहें क्योंकि फिर कंडीशन हो जाएगी कि दोनों भी हो सकते हैं, नहीं दोनों अगर सेम हो गए, एटलीस्ट वन कॉमन आयन विद द प्रेसिपिटेट। जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो या तो मेरे इलेक्ट्रोलाइट में फेरिक आयन हो या मेरे इलेक्ट्रोलाइट में कोई हाइड्रोक्साइड हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल सकता हूँ। तो या तो मुझे फेरिक वाला चाहिए या हाइड्रोक्साइड वाला चाहिए, अगर दोनों ही कॉमन हो गए फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है कि जो कॉमन आयन होता है वो बेसिकली हर एक पार्टिकल के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाता है। कॉमन आयन, ये कॉमन आयन ही होता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज भी मिलती होती हैं। अब जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो उसमें भी फेरिक आयन है, तो फेरिक आयन जो है वो बेसिकली इनके साथ एफिनिटी रखेगा और इनके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। आप एज्यूम करो अगर सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स के ऊपर फेरिक आयंस जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे सरफेस के ऊपर, तो हर एक पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, हाँ या ना? बेटा हाँ या ना? अगर हर एक फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर फेरिक आयंस जाके एड्सॉर्ब हो गए तो हर एक पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स के ऊपर? Yes, sir. अब मान लो यहाँ 100 पार्टिकल्स हैं, 100 के 100 के ऊपर फेरिक आयंस एड्सॉर्ब हो गए, तो उससे क्या होगा, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लाइक चार्जेस बोलो। रिपेल ईच अदर। और उन रिपल्शंस के कारण ये सारे बिखर जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, और ये जो प्रेसिपिटेट बना था, जो ये सेटल हो गए थे पार्टिकल्स, वो सेटल होने की बजाय अब वापस से मीडियम में बिखर जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? Yes, sir. मैंने, और इसका रीजन क्या हुआ, रीजन ऑफ पेप्टाइजेशन, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन इज बेसिकली, ये एग्जाम में पूछा जाता है, cause of peptidization is preferential adsorption of the common ion on the precipitate particles। समझ में आई बात बेटा? दिस इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। अब एड्सॉर्प्शन का कॉज क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो प्रेसिपिटेट क्या करता है, इट एड्सॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस एंड दैट इज प्रेफरेबली द कॉमन आयन एंड on its surface, and this causes development of either positive or negative charge on the precipitate particles, and like charges जो है वो ultimately उस कारण से ये breakup हो जाएगा into smaller particles which are of the size of the colloid। Are you getting my point बेटा? सर एक सेकेंड, यहाँ तक पहले मुझे बताओ क्लियर हुआ? मैं डाउट आपका लेता हूँ, पहले इसके आगे मैं कंप्लीट कर लूँ। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट क्यों बोला, मैंने पहले ऐड करा दिया, ये देखो फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों बोला है, क्योंकि अगर ये प्रेसिपिटेट पुराने हो गए तो ये पार्टिकल्स आपस में इतने ज्यादा फ्यूज हो जाते हैं कि ये जो कॉमन आयन है वो अंदर तक जाके फिर एड्सॉर्ब नहीं होता पार्टिकल्स के ऊपर, और अगर ये एड्सॉर्ब नहीं होगा तो फिर उस केस में क्या होगा
कि चार्जेस नहीं आएंगे सिमिलर, और फिर वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे और वो प्रेसिपिटेट ही रहेंगे, नीचे सेटल्ड ही रहेंगे। तो वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताकि अभी ताजे ताजे हैं, बीच में स्पेसिंग होती है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो कॉमन आयन अंदर तक जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं इनर स्पेसेस में, कॉजिंग द रिपल्शंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. आप पूछो मयंक बेटा, क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि हमने जो है कॉमन एंड की बात की है सर, बट अगर हम FeCl3 देखें तो उसमें Fe3 पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं हाँ। सर। तो Fe3 पॉजिटिव आयन दूसरे Fe3 पॉजिटिव आयन को रिपेल नहीं करेगा? एड्सॉर्प्शन कैसे हो जाएगी फिर? राजे, वो तो फेरिक आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस का एक आयनिक कंपाउंड बना ही हुआ है, उसमें आयन का जो चार्ज है वो तो हाइड्रोक्साइड आयंस ने न्यूट्रलाइज किया ही हुआ है बेटा। मैं एक फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। प्रेसिपिटेट होने का मतलब यही होता है कि वो अब आयोनाइज्ड नहीं है, अब वो कंपाउंड बन गया कोवलेंट, और वो इसलिए प्रेसिपिटेट हुआ है। अगर वो आयोनाइज्ड ही रहेंगे फिर तो वो आयंस तो डिस्पर्स्ड ही रहेंगे मीडियम में, फिर तब तक तो वो ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। मेरे मेरे पास एक ट्रू सॉल्यूशन था जिसमें फेरिक आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस थे। समझ में आ रही है बात बेटा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का ट्रू सॉल्यूशन। यस सर। बाय सम मींस मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करा दिया। अब प्रेसिपिटेट कराने का मतलब क्या होता है कि आपने आयंस को इकट्ठा करके कंपाउंड फॉर्म में नीचे सेटल करा लिया। ओके, जैसे ही वो प्रेसिपिटेट बने बेटा, मैंने उसमें एक कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो वो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स जो हैं वो फिर से बिखर के, बट इस बार वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल आयंस नहीं अलग अलग हुए, एक फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं टूटा, बल्कि काफी सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस जिन्होंने उनको प्रेसिपिटेट करवाया था वो ब्रेक हो गई बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड डिस्पर्स हो गया, ना कि फेरिक और हाइड्रोक्साइड आयन। फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे, बट इन नो केस देयर आर नो फेरिक और क्लोराइड आयंस इन देमसेल्व्स। ये आयन नहीं है, ये कंपाउंड है जिसके ऊपर आयंस जाके एड्सॉर्ब हुए हैं। ओके सर। समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। So this is all about preparation। मैं प्यूरिफिकेशन के बारे में बेटा अब कल स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ। अभी हम प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं, और आपका सेशन खत्म होने में बेटा सिर्फ 1 मिनट रह गया है, 1.25 मिनट। तो मैं जो है आपको अगले सेशन के आपके हार्डली 5 या 7 मिनट और लेने हैं। हम एक बार इनको पूरा करके अच्छे से रिवाइज फिर खत्म करते हैं सेशन को। ठीक है बेटा?